Dear student, most welcome to all of you on my channel EP and Chemistry by धनंजय दीप। आज हम जो है आप लोगों से हेलो एल्केन की दूसरी प्रॉपर्टी एलिमिनेशन रिएक्शन के विषय में बात करेंगे। एलिमिनेशन का मतलब होता है बाहर निकालना। SN1 SN2 और इसमें बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए बहुत केयरफुली हर बात को देखेंगे। एलिमिनेशन को जानने से पहले हम आपको अल्फा बीटा और गामा कार्बन और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन मतलब अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन के विषय में बताएंगे। दूसरा है आपका है सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल के विषय में हम आपको बताएंगे। तो आपको सबसे पहले हम अल्फा बीटा और गामा के रूप में बताते हैं। ये आपका हेलो एल्केन से लिखा है। तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है इसे अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन कहते हैं। उससे जुड़े हुए कार्बन को बीटा, उस बीटा कार्बन से जुड़े हुए अन्य कार्बनों को गामा, इस प्रकार से डेल्टा कहते चले जाते हैं। तो इसको आपका दूसरा है आपका सेट-जेफ रूल, जिसे हम एस रूल भी कहते हैं। तो इसमें इसको दो तरीके से आप कह सकते हैं। या तो कह सकते हैं अधिक शाखित एल्कीन अधिक बनते हैं या स्थायी होते हैं। दूसरा तरीका इसको कहने का है, इसको हम कह सकते हैं सेट-जेफ रूल को कहते हैं कि बीटा एलिमिनेशन में क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन में बीटा हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलता है, उस कार्बन से निकलता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। अर्थात बीटा एलिमिनेशन में बीटा हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से निकलता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। यह आपका सेट-जेफ रूल है। अब आपको हम बताते हैं कि इसमें जो हेलो एल्केन्स है, इसमें जो बीटा एलिमिनेशन है, इसको हम बीटा एलिमिनेशन के रूप में जानते हैं और इसे हम डी हाइड्रो हैलोजिनेशन भी कहते हैं। डी का मतलब निगेटिव वर्ड है, डिस्ट्रॉयड वर्ड है, विनाशकारी वर्ड है। तो डी मतलब हाइड्रोजन कहते हैं और हैलोजन अर्थात वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों क्या हो जाए, निकल जाए बाहर, उसको हम बीटा एलिमिनेशन या डी हाइड्रो हैलोजिनेशन कहते हैं। इसको हम ई द्वारा, कैपिटल ई द्वारा व्यक्त करते हैं। अब यह भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की तरह एलिमिनेशन रिएक्शन भी दो प्रकार का होता है, E1 और E2। यहां पर E का मतलब एलिमिनेशन या बाहर निकलना, और E1 और 2 जो है ये नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जिनके कंसंट्रेशन इन्वॉल्व होते हैं, उसको अगर केवल एक का, जैसे यहां पर एल्किल हैलाइड का केवल अगर कंसंट्रेशन इन्वॉल्व हो रहा रेट डिटरमिनिंग में, तो उसको कहेंगे हम E1। और अगर नाभिक ये जो है एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन और बेस दोनों का कंसंट्रेशन अगर उसमें इन्वॉल्व है, तो उसको हम कहेंगे E2। तो आपको एक एग्जांपल यहां हमने लिया। इस एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट जो होता है वह एल्कीन होता है। देखिए यहां पे बीटा एक दो कार्बन है, एक से हैलोजन जुड़ा है तो इसे हम अल्फा कहेंगे, और दूसरा है इससे 3 बीटा हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो एक हाइड्रोजन अगर निकलता है तो उसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रूप में निकलता है और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है। तो आप देखें एल्कीन बन गया ये। तो आप कह सकते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वह क्या होगा, एल्कीन होगा। अब इसमें देखिए हम सबसे पहले E2 एलिमिनेशन रिएक्शन बाईमालिकुलर, अर्थात जिसका रेट दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता हो, उसको हम बाईमालिकुलर कहेंगे। तो एक एग्जांपल हमने लिया 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन। इस पर इथॉक्साइड, ये देखिए सोडियम एसीटेट था, सोडियम
C2H5ONa। सोडियम इथॉक्साइड था, तो सोडियम इथॉक्साइड आयनाइज हुआ तो इथॉक्साइड आयन में और सोडियम आयन में हो गया। इसी को कॉमनली एल्कोक्साइड आयन कहते हैं। ये बेस के रूप में काम करता है। तो EtO- के रूप में यहां पे लिया इथॉक्साइड को। ET का मतलब एथिल, O के माइनस तो है ही। तो अब आपने देखा दो प्रोडक्ट बन सकता है। अगर इस बीटा कार्बन से निकलता है या इससे, दोनों कॉमन है, एक ही तरह के हैं, तो किसी से भी निकल जाए एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये प्रोडक्ट नंबर 1 बनेगा। और दूसरा ये भी बीटा है, तो इससे अगर निकलेगा तो प्रोडक्ट नंबर ये बनेगा। तो अब आप देखिए सेट-जेफ रूल के अनुसार जिस दोनों बीटा, ये भी बीटा कार्बन है, बीटा हाइड्रोजन हो गए 3, ये भी और ये भी। तो इसमें सबसे कम हाइड्रोजन किस पर है? इस पर है। इसलिए इससे निकलने वाला हाइड्रोजन जो होगा वो मेन प्रोडक्ट होगा। अर्थात सेट-जेफ रूल के अनुसार बीटा हाइड्रोजन कहां से निकलेगा? इस कार्बन से निकलेगा, क्योंकि यहां हाइड्रोजन कम है, 2 है, इन दोनों पर 3 है। तो ये प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट जिसे आप कह सकते हैं, मेन प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट, और एल्कोहल बन गया। अब आप देखेंगे इसका जो रेट है ये दोनों पर रिएक्ट कर रहा है। इथॉक्साइड आयन और हेलोएल्केन्स दोनों पर, या 2-chloro-2-मिथाइल ब्यूटेन पर, दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए ये बाइमॉलिक्यूलर होगा और इसीलिए हम इसको E2 के द्वारा करते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म हम लेंगे। मैकेनिज्म इसका एक ही स्टेप में हो जाता है। आप देखें इथॉक्साइड आयन जो है ये हाइड्रोजन को लेता है, ये बेस के रूप में स्ट्रांग बेस है, तो इसको लेगा, ये प्रोटॉन के रूप में यहां से निकलेगा और इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आ जाएंगे बॉन्ड के रूप में, और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के निकल जाएगा, बॉन्ड पेयर जो तो वहां था। तो आप देखें यहां पर क्या बना, इस तरीके से यही प्रोडक्ट बन गया और यहां से ये था एल्कोहल बन गया। ये C2H5O- H+ यहां से ले लिया तो ये बन गया आपका एथिल अल्कोहल। और यहां से जो हाइड्रोजन निकला हैलाइड आयन के रूप में यहां, और यहां सोडियम इथॉक्साइड के उसमें जो Na+ निकला था, ये और ये दोनों यहां पर रिएक्ट कर लिया और NaCl बना दिए। ये आपकी मेथड थी इलिमिनेशन रिएक्शन का। अब यहां पर E1 इलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर, सेम प्रोसेस है। रेट केवल एल्किल हैलाइड या हेलोएल्केन पर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर। हमने उसी एग्जांपल्स को लिया, बेस लिया और ये बन गया। अब इसकी जो मैकेनिज्म है, प्रोडक्ट वही बना दोनों केस में, लेकिन जो इसकी मैकेनिज्म है वो आप देखेंगे पहले स्टेप में कार्बोनियम आयन बनता है जैसे SN1 में बनता था। ये देखिए इसका आयनाइजेशन हुआ, क्या हुआ, आयनीकरण होगा। तो ये देखिए हाइड्रोजन निकल गया यहां से और ये कार्बोनियम आयन बना, प्लस यहां पर क्लोराइड आयन होगा। तो ये कौन सा बना? 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बना। देखिए जिस कार्बन पर प्लस है, जिससे हाइड्रोजन निकला है, इससे एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है। तो अब 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बन गया। अब दूसरे स्टेप में ये जो कार्बोनियम आयन है, इस कार्बोनियम, अब दूसरे स्टेप में कार्बोनियम आयन जब बन गया तब क्या होगा, दूसरे स्टेप में इथॉक्साइड आयन यहां से प्रोटॉन को खींच लेता है और ये प्रोटॉन का यहां से का जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये यहां पर आ गया और ये प्लस चार्ज खत्म हो गया। तो यहां क्या बन गया, CH3 डबल बॉन्ड C। अच्छा यहां पर आपका ये CH2 था, ये CH3 भी रहेगा यहां। तो आप देख रहे हैं यहां पर अब एक H यहां से निकल गया, एक H बचा और यहां पर बचा CH3 प्लस C2H5OH। ये प्रोडक्ट हो गया। अब आप देख रहे हैं यहां पर कि अगर ये इस यहां से बीटा कार्बन ये न लेकर के यहां से लिया होता बीटा कार्बन, तब ये सेट-जेफ रूल को फॉलो नहीं करता। ये एस रूल के अनुसार प्रोडक्ट बन रहा है, सेट-जेफ रूल के अनुसार प्रोडक्ट बन रहा है। और ये बन गया आपका, क्या बन गया, 1 2 3 4।
तो ये हो जाएगा आपका 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। देखिए 2 पर मिथाइल है और ये 4 कार्बन का चेन है, तो 2 पर एल्कीन डबल बॉन्ड भी है, तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ये जो है क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट हो गया। तो अब इसमें देखिए आपने कि कितने स्टेप में बना, 2 स्टेप में पहले कार्बोनियम आयन बना फर्स्ट स्टेप में, दूसरे स्टेप में इथॉक्साइड आयन। तो अब आप सोच कहेंगे कि इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों एक ही तरह के हैं, तो आप कैसे करेंगे, आपको ये भी देख लें इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, इलिमिनेशन रिएक्शन का जो मिथाइल हैलाइड जो होते हैं ये इलिमिनेशन नहीं देते, सब्स्टिट्यूशन। अब दोनों का आप अगर कंपेयर करें तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन, तो मिथाइल ये क्या है, एस, मिथाइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन देते हैं, इलिमिनेशन नहीं देते हैं। दूसरा, इनमें जो है जैसे जैसे 3 डिग्री या 2 डिग्री या उससे ऊपर के जो होंगे वो जितनी ही ब्रांचिंग होगी उतनी ही ज्यादा इलिमिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। और अब दोनों का कंपेयर हम अगर करें इलिमिनेशन और उसका, तो कैसे आप जानेंगे कि कब इलिमिनेशन होगा और कब सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं, देखिए वही इसमें बेस यूज होता है, इलिमिनेशन में बेस या क्षार यूज होता है, और सब्स्टिट्यूशन में नाभिक स्नेही रिएजेंट या नाभिक स्नेही अभिकर्मक यूज होते हैं। तो अब अगर देखें कि यहां पर हम लेते हैं इलिमिनेशन के लिए, इलिमिनेशन का फेवरेबल कंडीशन क्या है, इलिमिनेशन में क्या है, स्ट्रांग बेस स्ट्रांग हो और क्या हो, वीक न्यूक्लियोफाइल हो, अर्थात न्यूक्लियोफाइल वीक हो तभी इलिमिनेशन होगा, नहीं तो वह सब्स्टिट्यूशन कर देगा अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा। ये इलिमिनेशन के लिए है। अब सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन के लिए वीक बेस और स्ट्रांग, वीक बेस होगा और स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, तब वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा वहां पर। अब आप देखें E1 और E2 दोनों सेम प्रोसेस के तो बने हैं, तो आप कैसे जानेंगे कि कहां पर E1 होगा और कहां पर E2 होगा, कहां पर E1 होगा कहां पर E2 होगा, ये भी आपको जानकारी करनी है कि E1 कब होगा और E2 कब होगा। तो अब आप जान लीजिए E2, या हम पहले कर लें E1 के लिए कर लें, E1 कब होगा, E1 में क्या होगा, वीक बेस एंड वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। और E2 के लिए E2 के लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, तब ये E2 होगा। बस कोई भी हेलो एल्केन जो 2 कार्बन या उससे अधिक होगा तो वह E1 भी दे सकता है और E2 भी दे सकता है, दोनों के कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से E1 और E2 दोनों
हमने आपको दोनों का मैकेनिज्म बताया। इसमें इलिमिनेशन होता है और आपको दोनों हमने बताया E1 और E2 के विषय में, कब E1 होता है कब E2 होता है। इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी आपकी हैलो एल्केन की समाप्त हुई। अब हम अगले वीडियो में हैलो एल्केन्स के रिडक्शन और रिएक्शन विद मेटल्स के साथ जो रिएक्शन होता है इनका, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।